रामपुर सपा का परंपरागत सीट रहा है और उसको सपा का कहें या आज़म खान का कहें, दोनों माना जा सकता है। इतनी विपरीत परिस्थिति में जब के कई मुकदमे झेल रहा है आज़म परिवार और आज़म खान स्वयं जेल में हैं, अभी उनकी पत्नी बेटे का बेल हुआ था तो बाहर चुनाव लड़ रहे थे, उसके बाद भी अगर बाप बेटा दोनों बड़े मार्जिन से चुनाव जीतता है तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि विपरीत परिस्थिति में भी रामपुर की जनता आज़म खान के साथ है। बाप भी यानी आज़म खान स्वयं चुनाव जीते हैं, अब्दुल्ला आज़म जीते हैं और उनके चचा हैं नसीर खान जो चमरौआ विधानसभा से, यानी कि 3 विधानसभा पर तो एक परिवार ही का कब्ज़ा है और 2 विधानसभा में एक सुरक्षित सीट है और एक सामान्य है, तो 3 जीतने का मतलब है कि लोकसभा इसे भी जीत गया वो, तो इसलिए रामपुर पर बहुत ज़्यादा पेच नहीं फंसेगा। रामपुर पर तो सपा का रास्ता बिल्कुल क्लियर रहेगा। आज़मगढ़ अब आप आ जाएँ, आज़मगढ़ में 10 विधानसभा इस बार सपा जीती है। ये कहा जा सकता है कि इस माहौल में, माहौल कोई बहुत अच्छा इसलिए नहीं कहा जाएगा कि कई सीटों पर जो है 100-250 का मार्जिन रहा, धर पकड़ और EVM और दुनिया जहान सारे ड्रामे जो हुए, तो इसका मतलब अब उससे ज़्यादा ड्रामा होगा अगर ड्रामा हुआ तो। कारण कि तब तो कहा जाता था चुनाव आयोग का सब कुछ चलता था, लेकिन अब बाई इलेक्शन में चुनाव आयोग का बहुत कुछ नहीं चलता है क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल सरकार वहाँ मौजूद है। चुनाव के समय जो विधानसभा का आम चुनाव था तो उसमें मुख्यमंत्री को कार्यवाहक कहा जाता है जब तक चुनाव नहीं हो जाए, सारे डिसीजन चुनाव आयोग लेते हैं, लेकिन अब जो बाई इलेक्शन होगा उसमें सारे डिसीजन चीफ मिनिस्टर लेंगे, चुनाव आयोग कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ चुनाव आयोग को चुनाव करवा देना है या EVM ढोना इधर उधर लंपन मतलब फॉर्मेलिटी है। तो ऐसी परिस्थिति में योगी जी का हस्तक्षेप बढ़ेगा, तो चुनौती तो है, चुनौती है अखिलेश यादव के लिए। लेकिन अखिलेश यादव ने अगर ये फैसला किया कि मुझे विधानसभा में रहना है तो ये फैसला अच्छा फैसला है, पहले ही करना चाहिए था। लेकिन सर मुड़ाते ही ओले पड़ने की खबर भी आप लोगों को आ रही होगी कि जैसे अखिलेश यादव ने ये फैसला किया कि मैं विधानसभा में रहूँगा, लोकसभा में नहीं रहूँगा, वैसे ही उनके चचा जो हैं उन्होंने अपना सुर और तेवर सब बदल लिया। और अभी की खबर है कि लखनऊ विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है, शपथ विधायक ले रहे हैं और शिवपाल जी जो है वो अपने भाई मुलायम सिंह यादव से दिल्ली में मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। अभी मुलाकात करके वो यूपी सदन निकले हैं, 2 घंटे पहले की बात है। समीक्षा बैठक में भी नहीं बुलाया गया? नहीं बुलाया गया। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत अच्छी अखिलेश यादव के लिए भी नहीं है। जो बातें पहले कही जाती थी अपर्णा यादव को लेकर, उससे पहले चुनाव 17 में शिवपाल यादव बड़े फैक्टर माने गए थे, कहा गया था कि घर में ही जब एक नहीं है तो बाहर क्या होंगे, इत्यादि इत्यादि। वो मामला फिर शुरू है। इन सभी चुनौतियों से कैसे निपटते हैं अखिलेश यादव, ये तो समय मैं बताएगा, अभी हम लोग को भी देखना है। लेकिन कुल मिलाकर आज़म खान और अखिलेश यादव का यूपी में रहना, विधानसभा में रहने का मतलब यूपी में रहना, सपा के लिए बेहतर कहा जाएगा पॉलिटिकल दृष्टिकोण से अगर आप देखें। आपने जो आजमगढ़ की अभी बात करी, सपा की बात करी, आपने बीजेपी की बात कर ली, मौजूदा सरकार जो सब कुछ बता दिया, लेकिन अभी कल की जो समीक्षा बैठक हुई है BSP की, गुड्डू जमाली का नाम निकल के आ रहा कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। हाँ नहीं, नाम निकल कर नहीं आ रहा। गुड्डू जमाली ने वाज़फ्ता, उनके जितने समर्थक हैं वो मैदान में उतर चुके हैं और मैं समझता हूँ अगर गुड्डू जमाली अभी से वाकई बहन जी का माने इशारा हो गया होगा और वो अभी से अगर तैयारी करेंगे तो बड़ी चुनौती वो खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि गुड्डू जमाली इससे पहले लोकसभा लड़ चुके हैं मुलायम सिंह के समय में और बड़ी चुनौती उस समय भी उन्होंने खड़ी की थी और मतलब कम अंतराल से हार जीत हुआ था। तो वैसी परिस्थिति में सपा ने अभी निर्णय नहीं लिया कि इस खाली सीट पर लड़ाना किसको है। नहीं, नाम आ तो रहा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नाम आ रहा, नहीं नाम आ रहा, लेकिन पत्ते खुल नहीं रहे ना। पत्ते खोलने की असल बात है। गुड्डू जमाली की बात आई है तो बसपा की तरफ से कोई वो बयान नहीं आया कि नहीं गुड्डू जमाली नहीं होगा, अभी विचार ऐसा कुछ नहीं आया। मतलब बात चल चुकी है तो लग रहा चल ही चुकी है और शायद अगर ये चलती रही और अगर पार्टी में वापसी भी होगी, वापसी मैं कह तो रहा हूँ कि अगर अधिकृत स्टेटमेंट आ गया बसपा के
तरफ से कि हाँ गुड्डू जमाली ही प्रत्याशी होंगे, तो कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा होगी। उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर दी बीएसपी, वैसे उपचुनाव नहीं लड़ती है बीएसपी, इस बार कर दी उन्होंने घोषणा। गुड्डू जमाली बड़ी चुनौती है और मैं समझता हूँ अखिलेश यादव को अभी से ही सतर्क रहना पड़ेगा। गुड्डू जमाली को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जब निर्दलीय चुनाव लड़कर, MIM तो एक नाम था, निर्दलीय मैं कहता हूँ उसको, MIM भी अगर मान लें तो MIM ने पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन गुड्डू जमाली ने MIM से लड़कर भी भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया। वहाँ सपा जीती ज़रूर है, लेकिन गुड्डू जमाली ने भाजपा से, गुड्डू जमाली आगे रहे हैं, बसपा से आगे रहे हैं। इसका मतलब वहाँ जो तिकोना बना था उस कोन में गुड्डू जमाली बने रहे। तो ये तो कहा जा सकता है कि मजबूत उम्मीदवार हैं। और फिर बसपा का अगर टिकट मिल जाएगा तो एक समीकरण जो बसपा का अपना है, बसपा भी आजमगढ़ में मजबूत रही है किसी ज़माने में और बसपा का जनाधार माना जाता रहा है। ये अलग बात है कि इस परिस्थिति बदली, हालात बदले, वो पैसे उसे का आरोप लगता रहा, लेन देन, और पार्टी की छवि खराब हो गई, लोग धीरे धीरे इधर उधर हो गए। एक ज़माने में बसपा वहाँ से सीटें जीता करती थी। एक बड़ा चेहरा है ना, गुड्डू एक चेहरा है और बसपा एक पार्टी है और बसपा का अपना चुनावी गणित रहता है। और अब इतने माहौल ख़राब होने पर, जबकि बहन जी ने खुद कई बयान दे दिए ऐसे, बहन जी निष्क्रिय नहीं रही। अमित शाह ने कहा कि उनकी तो अभी ठंड ही ख़त्म नहीं हुई है, उसके बाद भी 10-12% वोट आना इस बात को दर्शाता है कि समाज का एक तबका अभी भी कहीं ना कहीं बसपा को वोट देता है। तो उसका लाभ गुड्डू जमाली को तो मिल बसपा सकता बड़ी है। चुनौती दे सकती है वहाँ। बिल्कुल, गुड्डू जमाली प्रत्याशी है इसलिए और बड़ी चुनौती है। अगर कोई और प्रत्याशी होते तो शायद उतनी बड़ी चुनौती खड़ी नहीं कर पाते। गुड्डू जमाली चुनौती इसलिए देंगे कि मुस्लिम मतदाता जिसकी बड़ी आबादी वहाँ आजमगढ़ में है, वो गुड्डू जमाली पर भरोसा करेगा। अखिलेश के लिए अखिलेश के बनिस्बत गुड्डू जमाली पर वो इसलिए करेगा कि गुड्डू जमाली वो जो है वो संघर्षशील आदमी है, मतलब लड़ने झगड़ने, बोलने वाला, मुद्दों पर आवाज़ उठाने वाला। तो मायावती ने कल अपनी एक बात भी कही, उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम, हमें ये बात साबित हो गई है कि समाजवादी कभी भी बीजेपी को नहीं हरा सकती। अगर मुस्लिम 50% भी बसपा के साथ खड़ा होता तो हम बीजेपी को हरा सकते थे। नहीं, देखिए, मैं दल में तो नहीं हूँ, किसी ज़माने में मैं भी बसपा में था और सक्रिय था। मैं आप लोगों के माध्यम से बहन जी को ये संदेश देना चाहूँगा कि मुसलमान जो बसपा से अलग हुआ है वो उनके ही क्रियाकलापों और उनके ही बयानों से हुआ है। 4-5 अधिकृत उनके बयान हैं, मुसलमानों ने धोखा दिया। इस चुनाव के बाद भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों का नाम लिया, जबकि मुसलमानों का कहना है कि आप अपने जो पार्टी का सिद्धांत है, जो तय किया है साहब काशीराम ने, और जो मैनिफेस्टो है, उस पर आप कायम क्यों नहीं रहती हैं? समय समय पर आप परिस्थिति के अनुसार जो है निर्णय लेती हैं, जिसको हम दुश्मन मानते हैं। देखिए, एक सांपनाथ एक नागनाथ है। कांग्रेस और भाजपा मनुवादियों का ध्वजारोहक है। ये दोनों कभी भी SC ST OBC माइनॉरिटी का भला नहीं कर सकता। आज अगर माइनॉरिटी पिछड़ा है या SC के अधिकार मारे जा रहे हैं तो मौजूदा समय में जो सरकार, वो तो जिम्मेदार है ही। कांग्रेस की लंबी सरकार भी मैंने इसकी जिम्मेदार है। तो काशीराम साहब ने कहा था पहले कांग्रेस ख़त्म होगी, फिर भाजपा ख़त्म होगी, तभी जाकर बसपा का राज आएगा। कांग्रेस ख़त्म हो गई, भाजपा ख़त्म हो रही थी, बहन जी ने जीवन दान दे दिया। आज भी बहन जी एक वायदा कर लें प्रदेश में कि किसी भी कीमत पर परले आ जाएगा वो तो ठीक है, मगर हम भाजपा कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, विपक्ष में रहेंगे, हम सब्र करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे, हम प्रतीक्षा करेंगे।